नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोकार्बन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले फील्ड की बात कर रहा हूँ, फ्रीड क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना, शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट में हम लोग रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एल्काइलेशन को। ठीक है, ठीक है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक ले लेता हूँ क्या, बेंजीन रिंग। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन रिंग पर ले जाकर एक एल्काइल ग्रुप को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसी रिएक्शन को बोला जाता है एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ले लिया बेंजीन रिंग। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ, एक एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, साथ में एक लुईस एसिड ले लिया हूँ, AlX3। याद रखना ये पानी के अंदर नहीं है, एनहाइड्रस मीडियम में है। ठीक है ना, एनहाइड्रस मीडियम में है। अगर पानी के अंदर डाल दोगे तो इसका जो अपना लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप लोगों को एक ये प्रोडक्ट मिलेगा एल्काइल बेंजीन, और साथ में एक मिलेगा HX और साथ में मिलेगा क्या, AlX3। तो ये हो गया क्या, एल्काइल बेंजीन। तो बस अब ये जो रिएक्शन दिख रहा है, बस इसी को ही क्या बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसके मैकेनिज़्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मैकेनिज़्म को ही देखते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो R होता है और इसके साथ जो ये हैलोजन जुड़ा है बच्चे, तो हैलोजन्स पे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड मौजूद होते हैं किसके पास, हैलोजन के पास। मतलब 3 लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो ये हमारा एल्काइल ग्रुप है R, तो R में ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मस्ट sp3 होना चाहिए। sp2 या sp हो गया तो फिर कंडीशन नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों, हमने ये जो लुईस एसिड लिया है AlX3, ये अपना जादू दिखाएगा। कैसे, एल्यूमिनियम जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है बच्चों, जिसका नाम होता है वैकेंट p ऑर्बिटल। साथ में इसके पास d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है। तो जाहिर सी बात है AlX3 में एल्यूमिनियम का जेब क्या है, खाली पड़ा है, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, बहुत सारा पैसा क्या है, देना चाहता है। तो यहाँ पे डिमांड है और सप्लाई भी है, तो डेफिनेटली ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल पे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक करेगा बच्चों, ये R के साथ ये हैलोजन और ये क्या हो जाएगा, AlX3। तो जाहिर सी बात है लोन पेयर, हैलोजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कौन सी आएगी, माइनस। और हैलोजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, एल्यूमिनियम को। तो किसका डोनेट किया, अपना डोनेट किया। तो जो डोनेट करता है उस पर चार्ज कौन सी आती है, प्लस, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज कौन सी आएगी, माइनस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन ने इसके साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक घटना ये घटती है कि हैलोजन जैसे ही अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, हैलोजन पे चार्ज कौन सी आ जाती है, पॉजिटिव। अब हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, हाईली अनस्टेबल। तब ऐसे सिचुएशन में हैलोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चाहे तो ये बॉन्ड चाहे तो ये बॉन्ड क्या करना है, तोड़ना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, मेटल है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड जो होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर बन जाता है, ये बॉन्ड क्या होता है, वीकर। तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब ये आर और एक्स का बॉन्ड टूटेगा तो हैलोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से ही कौन सी चार्ज मौजूद है, प्लस, तो इसको कौन सी चार्ज दे दो, माइनस। जब ये माइनस में टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, प्लस में। तो यहाँ पे एक आर प्लस बनता है बच्चों, और एक AlX4 नाम का वीक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। और यही जो हमारा R प्लस है, यही हमारा क्या होता है इस रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा रिएक्शन के अगले स्टेप में, ये जो हमारा R प्लस रहता है ये अप्रोच करता है किसके पास, बेंजीन रिंग के पास। ये हमारा कौन है, बेंजीन है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या छाए होते हैं, बादल। और वो बादल किसके होते हैं, वो क्लाउड्स किसके होते हैं, वो पाई बॉन्ड्स के क्लाउड्स होते हैं। और पाई बॉन्ड्स क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो वो आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे R प्लस आया और क्या डिमांड कर रहा है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे को कुछ पैसे वैसे दो। तो जाहिर सी बात है यहाँ का एक पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक कार्बन पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ का एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ एक कार्बन पे प्लस आएगी और दूसरे कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी, माइनस। तो ये माइनस चार्ज वाला कार्बन, इस बेंजीन रिंग वाला कार्बन इस R प्लस पे क्या कर देता है, अटैक। और अटैक करते ही एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक चीज़ याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग को तोड़ा है, ये कोई आसान काम नहीं है कि बेंजीन रिंग को आप इतने आसानी से तोड़ दो और बड़े जल्दी से टूट जाए, मतलब उसके अंदर चाहत मची पड़ी हो कि नहीं अब तो मैं टूटूंगा क्योंकि R प्लस आया है, अब जिम्मेदारी सी बन गई है। ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा बेंजीन रिंग होता है ये क्या होता है, हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको तोड़ पाना उतना आसान नहीं है। तो ये जो स्टेप है जो मैंने इतने आसानी से लिख दिया है, ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। तो यहाँ मैं ये लिखना चाहूँगा, ये एक स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है उसी को एक्चुअली में RDS बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे ये जो बंदा दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कभी कभी इसको एक और नाम से जाना जाता है, वीलैंड इंटरमीडिएट। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने इतने हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़कर एक नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल कंपाउंड बना दिया है, तो जाहिर सी बात है ये प्राणी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये डिमांड करेगा कि मैं पीछे भी चला जाऊँ, डिमांड करेगा कि मैं आगे भी चला जाऊँ। तो हमें ये चांस देखना है कि क्या ये रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगी कि पीछे की ओर मूव करने वाली है। तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन, ये जो हमारा R है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी क्या है, मौजूद है। तो अब हमारा आखिरी दाव कौन खेलता है, ये जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये लास्ट में इसी चीज़ के इंतज़ार में बैठा रहता है कि कब मुझे मौका मिले और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड इंटरमीडिएट को दोबारा से ही एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दूँ। तो होता क्या है, AlX4 माइनस के अंदर छिपा हुआ एक X माइनस बैठा हुआ है। कौन, छिपा हुआ एक X माइनस। जब ये आप R निकालते हो तो यहाँ से कौन निकलता है, X माइनस। तो यहाँ पे ये जो हमारा X माइनस बैठा है ये हाइड्रोजन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो एक बात बताइए, अगर X पे माइनस चार्ज है तो हाइड्रोजन को किस में तोड़ेगा, माइनस में तोड़ेगा कि प्लस में तोड़ेगा, डेफिनेटली प्लस में तोड़ेगा। तो जब ये हाइड्रोजन प्लस में जाता है तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी, माइनस। और ये माइनस चार्ज एट इंस्टेंट इस प्लस चार्ज पे क्या करेगा, अटैक।
और दोबारा फिर से हमें क्या मिल जाएगा अपना एक शानदार सा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एक बेंजीन रिंग वाला क्या मिल जाएगा कंपाउंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना एल्काइल बेंजीन मिल गया है, ठीक है ना। अच्छा, क्या लगता है आपको ये स्टेप स्लो होगा कि फास्ट होगा? मतलब AlX4 डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन को निकालने से कौन सा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये एट इंस्टेंट जो रिएक्शन है ना काफ़ी फास्ट होने वाली है, क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये फास्ट होगा, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा स्लो स्टेप। तो इतना लिखिए, फिर मैं आपको आगे और भी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। चलिए, अब आप लोगों को बताने वाला हूँ थोड़ा सा लुईस एसिड के बारे में हम लोग गौर फरमाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले कि हमने लुईस एसिड के नाम पे AlX3 लिया था, ठीक है। तो आप उसके जगह पर यूज कर सकते हैं AlCl3 का, काफ़ी अच्छा और शानदार लुईस एसिड होता है। और AlCl3 अगर आपका यूज करने का मन नहीं है तो आप जो है BF3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं तो एक और बहुत ही शानदार लुईस एसिड है हमारे पास, FeCl3। आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? लुईस एसिड हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तो लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन बन रहा है? अगर आप इलेक्ट्रोफाइल पे ध्यान दो तो वो कौन सा था? हमारा कार्बोकैटायन था, R+ चार्ज। तो ये R+ चार्ज को क्या बोलते हैं? R+ चार्ज विल बी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। आप इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हो, जैसे CH3 का प्लस चार्ज जनरेट होगा, या फिर एथाइल कार्बोकैटायन जनरेट होगा, या फिर आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जनरेट होगा, या जो भी कार्बोकैटायन जनरेट होगा, आपको वहाँ पे सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, इसके अंदर 1,2 शिफ्ट भी पॉसिबल होती है, ठीक है ना। 1,2 शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे मेथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा बच्चों, ये जो AlCl3 होता है और ये जो FeCl3 होता है, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन आता है, ठीक है ना। AlCl3 के अंदर 1, जो शिफ्ट होता है 1,2 शिफ्ट वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो FeCl3 होता है बच्चों, उसके अंदर 1,2 शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। ये बात याद रखिएगा। कई बार हो सकता हो आप कंफ्यूजन में आके कि ये सोचो ये लुईस एसिड है तो आपने इसमें भी क्या करा दिया? शिफ्टिंग करा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं रीज़न लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली पोलराइजेशन क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है? वीक पोलराइजेशन होता है, ठीक है। रीज़न ये होता है बच्चे कि क्योंकि FeCl3 का ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है, और AlCl3 का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इस वजह से इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है? इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है, और इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है? कम। तो यहाँ पे एक परफेक्ट कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है, यहाँ पे उतना बढ़िया और परफेक्ट कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? 1,2 शिफ्ट पॉसिबल होता है, यहाँ पे उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यह है बेंजीन रिंग, ठीक है ना। इसका रिएक्शन आप लोगों को कराना है 1, 2, 3। तो ये हो गया आपका क्या? प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ?
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और एक बार कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। कर लिया वीडियो पॉज? चलिए, तो अगर AlCl3 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आप लोगों ने तो मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आया होगा, और अगर FeCl3 वाला क्वेश्चन किया होगा आप सभी लोगों ने तो मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आया होगा। अब कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना नोट करो। चलिए ज़रा इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ होगा, AlCl3 के साथ हुआ होगा या फिर FeCl3 के साथ हुआ होगा, तो दोनों कंडीशन में कार्बोकैटायन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और मान लीजिए सिर्फ FeCl3 के साथ होगा तो जाहिर सी बात है कि नो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर AlCl3 के साथ किया होगा, अगर AlCl3 के प्रेजेंस में कार्बोकैटायन जनरेट हुआ होगा तो मैंने पहले ही बताया इसके अंदर क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। जिन बच्चों को शिफ्टिंग के बारे में नहीं पता है, मैं एक लेक्चर डालूंगा शिफ्टिंग का भी, तो इस टाइप का क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो जो FeCl3 वाला कंडीशन है, जो FeCl3 वाला कंडीशन है बच्चों, वहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन अप्रोच करेगा, ठीक है। और जो हमारा AlCl3 वाला कंडीशन है, वहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन अप्रोच करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये वाला कार्बोकैटायन अप्रोच करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, और ये वाला कार्बोकैटायन अप्रोच करेगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। और यही दोनों इसके क्या होते हैं, मेजर होते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें आपको बताता हूँ। चलिए, R के साथ जो मैंने एल्काइल हैलाइड लिया था बच्चों, ठीक है, उसमें 2 घटनाएं घट सकती हैं। चार घटनाएं। अगर मान लीजिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक बार sp3 हो, एक बार sp2 हो, एक बार sp हो, और एक बार ब्रिज हेड कार्बन हो, तो यहाँ पे तो सक्सेसफुली कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन तीनों एल्काइल हैलाइड को टारगेट किया तो यहाँ पे एक तुम्हें सबसे ज़्यादा, या बोले तो हाईली अनइंस्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है ना। कैसा कार्बोकैटायन मिलेगा, हाईली अनइंस्टेबल कार्बोकैटायन। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, these halides will give highly unstable कार्बोकैटायन। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा, जनरेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन रिंग से क्लोरीन अटैच हो, या विनाइल क्लोराइड ले लें, और या फिर कोई ब्रिज हेडेड सिस्टम ले लें और यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दें, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो याद रखिएगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लोरीन को बाय डिफ़ॉल्ट तोड़ भी दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन होता है ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। और अगर आप मान लीजिए बेंजीन रिंग से क्लोरीन निकाल दिया तो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन होता है बच्चों, इसको फेनाइल कार्बोकैटायन बोला जाता है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फेनाइल कार्बोकैटायन भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ऐसे कार्बोकैटायन क्यों बनेंगे? मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हम उसी कार्बोकैटायन को बनाते हैं जो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक और रीज़न चाहो तो आप दे सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, ब्रिज हेडेड पर कभी भी कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता, यह स्टेबल नहीं होता। कार्बोकैटायन एट कार्बोकैटायन ना लिखकर यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, या फिर एक काम करता हूँ, इधर कार्बोकैटायन ही लिख देता हूँ। एट ब्रिज हेड कार्बन इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और एक और चाहे तो आप रीज़न ये लिख सकते हैं कि इसका जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का लोन पेयर किस में होता है, रेजोनेंस में। तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड की जो एनर्जी है या जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इसे आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, कैन नॉट ईजिली ब्रेक। ठीक है, चलिए तो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये ले लिया एक बेंजीन रिंग और इसका रिएक्शन आपको कराना है साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AlCl3 और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आयरन ट्राइक्लोराइड। तो इस बार लुईस एसिड मैंने थोड़े से चेंज किए हैं। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे भी यहाँ वाला भी कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि FeCl3 में मैंने पहले ही बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज नॉट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्टली किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ। मतलब ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक कर देगा, बेंजीन के ऊपर। तो फिर डायरेक्टली आप लोग क्या करो, कार्बोकैटायन को ले जाके जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा। इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना। अब रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं आता तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। आसान से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिंग एक्सपेंशन होगा तो हमें एक 6 मेंबर का कार्बोकैटायन मिलेगा। और जाहिर सी बात है 5 मेंबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। अब क्या होगा, यही प्राणी, यही कार्बोकैटायन किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, सीधा लिख देता हूँ, ये हमारा कार्बोकैटायन हो गया, ये इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इस बार जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन रिंग है, इसके साथ कराइए। ठीक है,
वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करिए। चलिए, तो अभी आपको यहाँ आर दिख रहा होगा, तो आर का मतलब क्या होता है कि ये आर और एस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें ये आर कॉन्फ़िगरेशन में बैठा हुआ है। ठीक है, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ये कायरल कार्बन है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि AlCl3 क्लोरीन का जब लोन पेयर अटैक करेगा तो हमें एक इस टाइप का कार्बोकैटायन मिलेगा एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये CH3 है, इस तरफ मेथाइल है, उस तरफ अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो वो एथाइल है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे बीचों बीच में एक क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इस कार्बन का से एक हाइड्रोजन है, यहाँ मेथाइल है, वहाँ क्या है, एथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो कार्बोकैटायन जनरेट है। तो जो कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, तो इसके ये जो तीनों बॉन्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। ठीक है, तो जब ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये या तो ऊपर से अप्रोच कर सकता है और या तो ये नीचे से अप्रोच करेगा। ध्यान से सुनना, एक ही बेंजीन रिंग को ये कार्बोकैटायन या तो ऊपर से अप्रोच करेगा या तो नीचे से अप्रोच करेगा, या अगर आप चाहो तो इसको उल्टा सोचो। उल्टा क्या सोचो, बेंजीन रिंग अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, इस कार्बोकैटायन को। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये चाहे तो ऊपर से अटैक कर सकता है और चाहे तो ये नीचे से अटैक कर सकता है। तो आपको यहाँ पे दो आइसोमर्स बनेंगे। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और नीचे से अटैक करेगा तो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो मैं पहले तो प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, ये वाला। अब जाहिर सी बात है, ऊपर से अटैक करेगा और नीचे से अटैक करेगा, तो ये कायरल कार्बन है तो इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, एक बनेगा आर फॉर्म और एक बनेगा क्या, एस फॉर्म। तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस वाला सवाल तो है नहीं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ऊपर से अटैक करने की है उतनी फ्रीक्वेंसी क्या है, नीचे से अटैक करने की है। तो 50% अगर आर बनेगा तो 50% कौन सा बनेगा, एस वाला। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 50% अगर डी बनेगा तो साथ ही साथ 50% क्या बनेगा, एल भी बनेगा। क्यों, क्योंकि यह जो हमारा कार्बन है कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। और जहाँ पे 50% डी और 50% एल बनता हो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, रेशमिक मिक्सचर। और जहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बनता है उसी प्रक्रिया या उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन। आपसे डायरेक्टली IIT नीट में पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ इस रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर तो रखा है लेकिन रेशमिक मिक्सचर बनने की वजह से मॉलिक्यूल का नेचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 1। क्योंकि दोनों को सेपरेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों आएगी सेम, क्योंकि डी और एल इनेंसोमर्स एक दूसरे के, तो इनेंसोमर्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे लेकिन अलग पार्ट।